हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक रेयर मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाया हूँ। ऐसा कहते हैं कि इंसान के इमोशंस उसके हर अंग में बसे हुए होते हैं। तो क्या उसके मरने के बाद जब उसके अंगों को डोनेट किया जाता है तो अंगों के साथ वो इमोशंस भी उस नए इंसान के शरीर में चले जाते हैं? मूवी बहुत ही जबरदस्त है, तो एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखना। चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जापान के उस अपार्टमेंट में वो औरत किसी से फोन पे से बात कर रही होती है। उसने इस बार गर्मी के मौसम में पहनने के लिए उसके बेटे किशिबो के लिए कुछ खास बनियान लाई है। सामने वाला आदमी उस औरत से कहता है कि सच्चाई को स्वीकार करो, तुम्हारा बेटा किशिबो 1 साल पहले ही मर चुका है। मगर उस औरत का दिल मानने को तैयार नहीं। यहाँ एक दिन सुबह जॉगिंग कर रहे एक लड़के को लेक के पास बैठी एक लड़की दिखाई देती है। जब वो उसके करीब जाता है तो वहाँ पड़े ढेर सारे खून से पता चलता है उस लड़की का बहुत ही भयानक तरीके से मर्डर हुआ है। अब क्राइम सीन पे पुलिस आती है जिसमें सीनियर इंस्पेक्टर तकाशी है। कॉरोनर पुलिस उससे कहता है कि अगर वो सुबह का नाश्ता करके आया है तो वो लाश को ना देखे, क्योंकि जिन्होंने भी उसे देखा है वॉमिट की है। तकाशी उस डेड बॉडी को देखता है तो उसके कहने का मतलब उसके समझ में आता है। लड़की की बॉडी को काट के उसके शरीर में से उसके सब ऑर्गन्स निकाले गए हैं। तहकीकात से पता चला है कि उस 21 साल की लड़की का नाम यूमिका है। तभी ट्रेनी इंस्पेक्टर कोटेना आके बताता है कि लड़की का वॉलेट बॉडी के पास मिला है जिसमें पैसे वैसे के वैसे है, तो ये रॉबरी का केस नहीं लगता। तकाशी कोटेना से कहता है कि वो इंस्पेक्टर इकाई को इन्फॉर्म करें। इकाई की 13 साल की लड़की मायरा हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। मायरा अपने डैडी से नाराज है। वो उनका मुंह तक देखना नहीं चाहती। अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वो अपने डैडी को समझती है। इकाई उससे पूछता है क्या उसे कुछ चाहिए। मायरा एक ही बात कहती है कि उसे एक हेल्दी बॉडी चाहिए, क्योंकि आए दिन किए जाने वाले डायलिसिस से वो परेशान है। इकाई भी उसे रूडली कहता है कि वो डॉक्टर के हाथ में है, उसके नहीं। मायरा उससे कहती है कि आप इतने क्रिमिनल्स को पकड़ते हो मगर अपनी बेटी को ठीक नहीं कर सकते। मायरा पे डॉक्टर माइकल इलाज कर रहे हैं, जो जाने माने सर्जन है। माइकल इकाई से कहते हैं कि मायरा की बीमारी का एक ही इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांट। तो अब सोनामी को बुलाया जाता है। सोनामी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कोऑर्डिनेटर है जो ऑर्गन्स अरेंज कराती है। तो अब किडनी एप्लीकेशन में मायरा का नाम डाला जाता है। तभी कोटेना इकाई से मिलता है और उसे मर्डर के बारे में बताता है। कोटेना इकाई का फैन है। दूर से सोनामी उन दोनों को देखती है और सोच में पड़ जाती है। यहाँ कमिश्नर मर्डर को लेकर मीटिंग बुलाते हैं जिसमें पता चलता है कि विक्टिम यूमिका बैंक में जॉब करती थी। रात को 10 बजे उसने अपने माँ बाप के साथ खाना खाया। तभी उसे किसी अननोन नंबर से फोन आया तो वह घर के पास ही लेक के किनारे गई, जो 10 बजे सुनसान होता है। यूमिका को कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तो वो किससे मिलने गई थी इसका कुछ पता नहीं चला। उसका मोबाइल गायब है, जो शायद किलर अपने साथ ले गया। मर्डर का कोई आई विटनेस नहीं है। किलर ने यूमिका को ऐसी जगह मारा है जहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यूमिका की बॉडी से उसके सभी ऑर्गन्स निकाले गए हैं, मगर उसका मर्डर गले में रस्सी का फंदा डाल के किया गया है। मर्डर करते वक्त मर्डरर ने प्लास्टिक सूट पहना होगा जिससे कुछ खून के छिटे वहाँ पे मिसिंग है। विक्टिम की बॉडी को स्कैल्पेल से यानी सर्जिकल नाइफ से बड़े प्रोफेशनल तरीके से काटा गया है। रिब्स को काटने के लिए सर्जिकल सीजर का इस्तेमाल किया गया है। इतने कम समय में इतनी खूबी से ये काम सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसे डॉक्टर की या ऑटोप्सी की नॉलेज हो। कमिश्नर अपने ऑफिसर्स से कहता है कि ये बात न्यूज मीडिया से छुपाई जाए, वरना लोगों में डर फैल जाएगा। और पुलिस के रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए कातिल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तकाशी को लगता है कि अगर वो एक केस सॉल्व करेगा तो उसका प्रमोशन होगा, मगर इकाई शांत है। इकाई कहता है मर्डर ना चोरी के इरादे से किया गया है, ना बदले की भावना से, ना लड़की पे कोई दुराचार हुआ है, ना टॉर्चरिंग। इकाई को लगता है कि ये पहला मर्डर जरूर है मगर आखिरी नहीं। तकाशी कोटेना से कहता है कि इकाई के शांत स्वभाव पे मत जाना, वो बहुत ही जीनियस दिमाग का है और वो इसलिए इतना कामयाब पुलिस ऑफिसर है क्योंकि उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखा है। अब यूमिका के माँ बाप को मॉर्ग में लाया जाता है। माँ उसकी लाश को देख के कहती है अभी अभी तो तुम बीमारी से बाहर आ रही थी और मौत ने तुम्हें अपना शिकार बनाया। यहाँ जापान न्यूज टीवी में एक अननोन लेटर आता है जो यूमिका के किलर ने भेजा है, जिसमें किलर ने अपने आप को जैक कहा होता है। इवनिंग न्यूज में वो लेटर लोगों को दिखाया जाता है। वो लेटर देख के पुलिस भी हैरान होती है। न्यूज एंकर बताता है कि शायद किलर 1888 के सीरियल किलर जैक द रिपर की नकल कर रहा है। तो अब इकाई और कोटेना न्यूज चैनल जाके वहाँ के एडिटर से मिलते हैं। वो उन्हें मर्डरर ने भेजा लेटर देता है, मगर उसके बदले चाहता है कि पुलिस केस की डेवलपमेंट उनके चैनल को देती रहे
और पुलिस चाहे तो उनके चैनल के जरिए मर्डरर से कम्युनिकेट कर सकती है। इकाई नहीं चाहता कि चैनल पुलिस के साथ सौदा करे। पुलिस की तहकीकात सीक्रेट ही रहेगी और चैनल को उन्हें पूरा सहयोग करना होगा। यहाँ एक पेशेंट को ब्रेन डेड की हालत में हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। डॉक्टर माइकल उसके माँ बाप से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे तो प्रोसीजर के लिए परमिशन दे, मगर माँ बाप इस बात के लिए राजी नहीं। तो सोनामी उन्हें कन्विंस करती है कि तुम्हारा बेटा खुद चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसके ऑर्गन्स किसी जरूरतमंद को मिले और इस तरीके से तुम्हारा बेटा किसी के शरीर में जिंदा रहेगा, उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी होगी। माँ बाप मान जाते हैं। उनके जाने के बाद सोनामी को उसकी लड़की की याद आती है जिसकी कुछ साल पहले एक्सीडेंट में मौत हुई थी। यहाँ लेटर से पुलिस को कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगते। इकाई बताता है कि 19th सेंचुरी में जैक द रिपर ने 5 प्रोस्टिट्यूट का मर्डर किया था और उनके शरीर से उनके ऑर्गन्स निकाले थे। उसने भी इसी तरह एक न्यूज़पेपर को लेटर लिखा था। इकाई को ये बात सता रही है कि मर्डरर ने यूमिका को ही क्यों चुना। क्या वो जॉब की आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती थी या उसमें कोई और खास बात थी। यहाँ मायरा सोनामी से कहती है कि उसके डैडी अपने फैमिली से ज्यादा अपनी जॉब को अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से मेरी माँ ने उनसे डाइवोर्स लिया था। उसकी आखिरी दिनों में भी वो उसे देखने नहीं आए। दूसरी ओर शहर के किसी सुनसान जगह एक लड़की किसी का इंतजार कर रही है। वो शख्स आता है तो दोनों पासी के कैफे में जाने का फैसला करते हैं, मगर जैसे ही वो लड़की मुड़ती है वो अनजान शख्स उसके गले में रस्सी का फंदा डाल के उसे मार देता है, फिर अपनी बैग से स्कैल्पेल निकालता है। दूसरे दिन पुलिस को उस लड़की की लाश मिलती है। लड़की के शरीर से उसके ऑर्गन्स गायब है और उसका मोबाइल भी गायब है। अब तकाशी कंफर्म होता है कि ये सीरियल किलिंग है। मरने वाली लड़की का नाम किरिको है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करती थी। उसे भी ठीक यूमिका की तरह ही मारा गया है। इकाई को लगता है कि किलर सिर्फ जैक रिपर को फॉलो नहीं कर रहा, उसके मर्डर करने के पीछे जरूर कोई वजह है। अपने आप को जैक कहला के वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। किलर चाहता है कि पुलिस जैक को फोकस करती रहे और वो अपना काम करके निकल जाए। कोटेना को लगता है कि दोनों विक्टिम में जरूर कोई कनेक्शन होगा। इकाई अपनी लड़की से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी मुलाकात सोनामी से होती है। वो इकाई से कहती है कि जल्दी ही मायरा को किडनी मिल जाएगी। वो उसे सलाह देती है कि मायरा की इस हालत में तुम्हें उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना होगा। इकाई सोनामी से कहता है कि जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें सफाई देने का कोई मतलब नहीं होता। सोनामी को बाप बेटी का ये रिश्ता समझ में नहीं आता। तभी कोटेना वहाँ आके इकाई से कहता है कि भले तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हारी लड़की तुमसे नफरत करती है, मगर अंदर की सच्चाई ये है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो बताता है कि मेरी माँ ने मुझे जब ऑर्फनेज में रखा तो मैं भी उससे नफरत करने लगा, मगर अंदर से मैं यही चाहता रहा कि काश कभी मैं उसकी गोद में जाके बहुत रोऊं। वक्त बुरा होता है, रिश्ते नहीं। अब कोटेना इकाई से कहता है कि दोनों विक्टिम यानी यूमिका और किरिको के बॉडी पे ऑपरेशन के निशान पाए गए हैं। यूमिका के पेट पे तो इरिको के सीने पे निशान है। तभी तकाशी का फोन आता है कि न्यूज चैनल को किलर से और एक लेटर आया है। लेटर में लिखा होता है कि वो दोनों लड़कियां मौत डिजर्व करती थी और आगे भी इस तरह के मर्डर जारी रहेंगे। कमिश्नर इकाई पे गुस्सा होते हैं कि पुलिस को अब तक एक भी सबूत नहीं मिला। एडिटर कमिश्नर से कहता है कि क्यों ना वो उनके चैनल के जरिए किलर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करे। इकाई जानना चाहता है कि उन दोनों विक्टिम का किस बात का ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि वही एक बात उन दोनों में कॉमन है। वो यूमिका के माँ बाप से मिलते हैं तो पता चलता है यूमिका का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था तो किरिको का लंग ट्रांसप्लांट किया गया था। 1 साल पहले दोनों का एक ही दिन ये ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ था। तो अब इकाई सोनामी से मिलता है क्योंकि ये ऑर्गन्स उसी ने अवेलेबल करा के दिए थे। इकाई सोनामी से कहता है कि यूमिका और किरिको दोनों को एक ही इंसान से ऑर्गन मिले थे, तो वो जानना चाहता है वो डोनर कौन है। सोनामी नाम बताने से इनकार करती है क्योंकि ये मेडिकल प्रोफेशन के रूल्स के खिलाफ है। इकाई उससे कहता है कि उस डोनर ने अपने दूसरे ऑर्गन भी और कई लोगों को दिए होंगे, कम से कम वो उनके बारे में तो बताए। सोनामी बताती है कि और 2 पेशेंट्स को ऑर्गन डोनेट हुए थे, मगर वो उनका भी नाम नहीं बताती। कोटेना उससे कहता है कि अगर उनके बारे में पता चला तो वो उन दोनों की जान बचा पाएंगे। सोनामी कहती है कि अगर दोनों की आइडेंटिटी लीक हुई तो डोनर और रेसिपिएंट एक दूसरे की जिंदगी में इंटरफियर करना शुरू करेंगे, कॉम्प्लिकेशन खड़ा कर सकते हैं, इसलिए ये बातें सीक्रेट रखने में ही बेहतरी है। इकाई सोनामी से कहता है कि आगे जो भी मौतें होंगी उसकी जिम्मेदार वो होगी। वहाँ से निकलते ही इकाई कोटेना से कहता है कि सोनामी हमसे झूठ बोल रही है। वो हमसे इन्फॉर्मेशन नहीं कुछ और छुपाना चाहती है। शायद उसने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन पहले ही किसी को लीक की है। शायद वो डोनर का कोई रिलेटिव हो। डोनर के क्लोज रिलेटिव हमेशा जानना चाहते हैं कि उनके मरे हुए चहीते के ऑर्गन्स किसे दिए गए हैं, जिसके पीछे इमोशंस होते हैं। सोनामी अपनी उस गलती को छुपा रही है।
यहाँ सोनामी टेंशन में बैठी होती है कि तभी डॉक्टर माइकल की वाइफ शनाया आती है और उससे कहती है कि वो मर्डरर के बारे में ज्यादा ना सोचे। अब सोनामी किसी को वॉइस मैसेज करती है कि वो उससे मिलना चाहती है। वो मैसेज उस औरत को मिलता है जो मूवी के बिगिनिंग में हमें दिखी थी, जिसके लड़के किशिबो की मौत हुई थी और जिसका मन मानने को तैयार नहीं कि उसके लड़के की मौत हो चुकी है। उस औरत का नाम है रोशी। रोशी को लगता है कि कोशिबा उसके ऑर्गन्स के जरिए दूसरों के शरीर में जिंदा है और वो वही है जिसे सोनामी ने रेसिपिएंट की लिस्ट दी थी। तभी कमिश्नर एक न्यूज प्रोग्राम के जरिए लोगों से अपील करते हैं कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं, वो इस जापानीज जैक रिपर को पकड़ के रहेंगे क्योंकि उन्हें ऐसे कुछ सबूत मिले हैं जिससे वो किलर अब पुलिस से बच नहीं सकता। वो जैक को चैलेंज के साथ कहते हैं कि वो उसके मोटिव और उसके अगले शिकार के बारे में जान चुके हैं। कमिश्नर के इस बेतुके स्टेटमेंट से तकाशी बहुत गुस्सा होता है तो सोनामी भी डिस्टर्ब होती है। रोशी शांति से कमिश्नर को टीवी पे देखती है। तकाशी इकाई को ऑर्डर देता है कि वो सोनामी को अरेस्ट करे। यहाँ सोनामी रोशी को कॉल करती है। रोशी उससे कहती है कि आखिर में उसे उसका लड़का मिल चुका है जिसके शरीर में उसके लड़के का ऑर्गन है। इंसान के मरने के बाद भी उसके ऑर्गन में उसका वजूद रह जाता है। मेरा बेटा जिंदा है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ। यहाँ इकाई और कोटेना हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उन्हें शनाया से पता चलता है कि सोनामी डिस्टर्ब है और 2 दिनों से हॉस्पिटल नहीं आई। दूसरी ओर रेस कोर्स पे बैटिंग खेलता एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम गुफी है। रात को वो घर जा रहा होता है तो किलर उसका पीछा करके उसे मार देता है और उसके ऑर्गन्स निकाल लेता है। पुलिस को गुफी की लाश मिलती है। तकाशी समझ जाता है कि वो जैक का शिकार हुआ है। गुफी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। सब पुलिस कमिश्नर को गालियां देते हैं। इकाई को तहकीकात से पता चलता है कि उस शाम सोनामी गुफी से मिली थी। तभी इकाई को कॉल आता है कि न्यूज चैनल को किलर का तीसरा लेटर आया है। लेटर में उसने लिखा होता है कि उन तीनों विक्टिम को ऑर्गन मिलना ये उनका लक नहीं, बैड लक था। मैं उनके वो ऑर्गन्स उसे वापस दे रहा हूँ जिसके वो थे। तभी सोनामी इकाई को कॉल करके बताती है कि वो उससे मिलना चाहती है। सोनामी गुफी के मर्डर से डर गई है। वो बताती है कि कल वो गुफी को रेस कोर्स मिली थी और उसे आगा भी किया था मगर उसने सीरियसली नहीं लिया। गुफी को भी सेम डोनर से ऑर्गन मिला था। उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। अब सिर्फ एक रेसिपिएंट रह गया है जिसको हार्ट मिला है। फिर भी सोनामी डोनर और रेसिपिएंट का नाम बताने को कतरा रही है। इकाई उससे पूछता है कि वो किसको बचाने की कोशिश कर रही है। सोनामी बताती है मैं खुद को बचा रही हूँ। मैंने डोनर की माँ को रेसिपिएंट की लिस्ट देके अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी की है। अब वो उन्हें डोनर का यानी किशिबो का नाम बताती है और रोशी का भी। सोनामी बताती है कि एक्सीडेंट में किशिबो का ब्रेन डैमेज हुआ था। उसने अपने ऑर्गन ऑलरेडी डोनेट किए थे। रोशी नहीं चाहती थी कि उसके ब्रेन डेड लड़के के शरीर से ऑर्गन निकाले जाए। मेडिकली किशिबो डेड था मगर एक माँ का दिल ये आस लगा के बैठा था कि उसका बेटा अभी जिंदा है। रोशी के हस्बैंड की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी। उसका बेटा ही उसके जीने का सहारा था। मैं भी मेरी बेटी को एक्सीडेंट में खो चुकी थी तो एक माँ का दिल क्या होता है मैं जानती हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर वो बेटे के मरने के बाद भी उसे जिंदा रखना चाहती है तो उसके ऑर्गन डोनेट करना यही अच्छा रास्ता है। दूसरों के शरीर में वो जिंदा रहेगा। वो मान गई मगर उसने मेरे सामने शर्त रखी कि वो जानना चाहेगी उसके बेटे के ऑर्गन्स किसको दिए जा रहे हैं। वो अपने बेटे को गले तो नहीं लगा सकती, कम से कम उन लोगों को दूर से देख के संतुष्ट तो होगी। उसने मुझे माँ होने का वास्ता दिया तो मैं पिघल गई। पिछली बार उसने मुझसे यही कहा कि उसे उसका लड़का मिल चुका है। शायद वो हिकारी की बात कर रही है जिसे किशिबो का हार्ट मिला है। अब पुलिस रोशी को ढूंढने में लग जाती है। यहाँ रोशी अपने बेटे की याद में खोई हुई है। किशिबो जिम्नास्ट बनना चाहता था तो दूसरी ओर पुलिस हिकारी की सिक्योरिटी में लगी है जो ट्रम्पेट बजाना सीख रहा है। रोशी भी उस पे नजर रखे हुए है। हॉस्पिटल में माइकल इकाई से कहता है कि मायरा ने ट्रांसप्लांट के लिए इनकार किया है। शायद जैक रिपर की न्यूज से वो डर गई है। मायरा इकाई से कहती है कि वो किसी का ऑर्गन लेके उसके अपनों का श्राप नहीं लेना चाहती। इकाई उससे कहता है कि मरने वाला आदमी अगर खुद चाहता है कि उसकी मौत के बाद किसी को जिंदगी मिले तो हम इनकार करने वाले कौन होते हैं। उसके जज्बात की हमें कदर करनी चाहिए। और रही बात डर की तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इकाई मायरा को प्रॉमिस करता है कि वो उसके ऑपरेशन के पहले जैक रिपर को अरेस्ट करेगा। सोनामी इकाई से कहती है कि वो रोशी को रोके। यहाँ किलर हिकारी को फोन करके बोलता है कि वो उसके डोनर का नाम बताएगा जिसका दिल उसके सीने में धड़क रहा है। हिकारी भी अपने डोनर के बारे में जानना चाहता है तो किलर उसे एक कैफे में बुलाता है। पुलिस ने हिकारी के फोन पे टैपिंग डिवाइस लगाया है तो वो किलर की बातें सुन लेती है। वो हिकारी को फॉलो करने लगती है। दूसरी टीम रोशी पे नजर रखे हुए है। पुलिस को देख के रोशी भीड़ में गायब हो जाती है। यहाँ हिकारी कैफे में पहुंचता है तो किलर उसे मेट्रो स्टेशन बुलाता है। इकाई जानता है कि स्टेशन की भीड़ में किलर हिकारी को नहीं मारेगा
यहाँ हिकारी जैसे ही स्टेशन पहुंचता है तो किलर उसे स्टेशन में खड़ी ट्रेन में चढ़ने बोलता है। हिकारी आने को तैयार नहीं होता तो किलर उससे कहता है कि उसकी सिस्टर उसके कब्जे में है। तो हिकारी ट्रेन पकड़ने दौड़ता है। इकाई और कोटेना भी उसके पीछे भागते हैं। हिकारी फोन को फेंक देता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। अगले स्टेशन में उतरने के बाद किलर हिकारी को सुनसान जगह बुलाता है। वहाँ पहुंचने पर वो हिकारी को बताता है कि उसका डोनर जिम्नास्ट बनना चाहता था तो उसे एक टफ आदमी का हार्ट मिला है। अब किलर हिकारी को मारने के लिए स्कैल्पेल निकालता है और उसकी ओर बढ़ता है कि तभी वहाँ पे कोटेना और इकाई पहुंच जाते हैं। अब जैक क्रीपर का चेहरा हमारे सामने आता है। वो कोई और नहीं डॉक्टर माइकल होता है। ये भी पता चलता है कि माइकल ने हिकारी की सिस्टर को किडनैप नहीं किया था, बस धमकी दी थी। इकाई माइकल से कहता है कि तुम्हारे लिए तो किसी के ऑर्गन निकालना बच्चों का काम है, मगर इसके पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है? माइकल ने ही किशिबो के ऑर्गन निकाले थे। इकाई उसे मर्डर करने की पीछे की वजह पूछता है तो माइकल कहता है तुम पुलिस वाले हो तो खुद फाइंड आउट कर लो। अब जब इकाई जाने लगता है तो माइकल इकाई से कहता है कि उसने हिकारी को काफी मेंटल स्ट्रेस दिया है जिसका उसके हार्ट पे असर हो सकता है, उसका हार्ट फेल हो सकता है। इकाई उससे कहता है कि हिकारी का हार्ट फेल स्ट्रेस की वजह से नहीं, तुमने किशिबो के ऑर्गन निकालते हुए जो गलती की है उससे हो सकता है। इकाई उससे कहता है कि लोग डॉक्टरों पे विश्वास रखते हैं, उन्हें भगवान समझते हैं, मगर तुम जैसे डॉक्टर अपनी लापरवाही से सब बिगाड़ देते हो। तो बताओ तुमने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से तुम्हें इन लोगों का मर्डर करना पड़ा? माइकल बताता है कि जब मैं किशिबो के ऑर्गन निकाल रहा था तब मुझे टीबी हुआ था। ऐसी हालत में मुझे ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, फिर भी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया। मेरे कफ की वजह से ऑर्गन इन्फेक्टेड होने के बहुत चांसेस थे। जिसे वो इन्फेक्टेड ऑर्गन मिलेंगे उसमें कुछ सालों बाद टीबी के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। अगर ये बात दुनिया के सामने आती तो मेरा नाम बदनाम होता, इतने सालों से कमाई इज्जत चली जाती। तो उन लोगों को मारना यही एक रास्ता बचा था। कोटेना सोनामी से कहता है कि माइकल ने कन्फेशन दिया है, मगर इकाई उनसे कहता है कि माइकल झूठ बोल रहा है, मेरी ही कहानी दोहरा रहा है। सिर्फ टीबी इन्फेक्शन को लेके मर्डर करना ये बात हजम नहीं होती। जो आदमी मर्डर करने के वक्त प्लास्टिक सूट और हैंड ग्लोव्स पहनने की प्रिकॉशन लेता हो, क्या वो ऑपरेशन करते वक्त इन्फेक्शन न होने की प्रिकॉशन नहीं ले सकता? पहले 3 मर्डर के वक्त उसका प्लास्टिक सूट पहनना और चौथे मर्डर के वक्त वो ना पहनना, ये बात शक पैदा करता है। माइकल ने मर्डर नहीं किए, किसी को बचाने के लिए वो इल्जाम अपने सर पे ले रहा है। उसे हमने पकड़ा नहीं, बल्कि उसने अपने आप को हमारे हवाले किया है। असली जैक कोई और है, कोई ऐसा शख्स जिसके लिए माइकल फांसी के फंदे पे चढ़ने को तैयार हो। यहाँ लैब में वो अनजान शख्स आता है और कंप्यूटर से किशिबो के ऑपरेशन के रिकॉर्ड डिलीट करता है। तभी कोटेना और इकाई वहाँ आ जाते हैं। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि माइकल की वाइफ शनाया होती है। इकाई उससे कहता है कि माइकल नहीं चाहता था कि तुम्हारे हाथों हिकारी की मौत हो, इसलिए उसने वो ड्रामा किया। कोटेना शनाया से कहता है कि अभी तुमने किशिबो के ऑपरेशन के डिटेल्स डिलीट किए, जिसकी कॉपी हमने पहले ही निकाल के रखी थी, जिससे पता चलता है कि किशिबो के ऑर्गन्स निकालते वक्त उसे कौन सी मेडिसिन दी गई थी और उसमें एक मेडिसिन गलत है। वो मेडिसिन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए दी जाती है, मगर वो मार्केट में बैन की गई है क्योंकि उसके भयानक साइड इफेक्ट सामने आए हैं जो ऑर्गन में धीरे धीरे जहर फैलाती है। ऑपरेशन के वक्त गलती से तुमने वही मेडिसिन कोशिबा को दी जिसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके उन ऑर्गन्स पे पड़ने वाला था। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तुमने सोनामी के कंप्यूटर से उन रेसिपिएंट की लिस्ट चुराई और एक एक करके उन्हें मारना शुरू किया। हालांकि उस टॉक्सिक से उनकी मौत नहीं होती, मगर साइड इफेक्ट से ये बात आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आती कि तुम्हारी लापरवाही से लोगों की जान को खतरा हुआ है, जिससे तुम्हारा नाम बदनाम होता। तो तुमने जैक द रिपर से इंस्पायर होके इन लोगों के सभी ऑर्गन्स निकालने शुरू किए ताकि पुलिस गुमराह हो कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। जब माइकल को पता चला कि मर्डर हुए सभी रेसिपिएंट को किशिबो के ऑर्गन्स मिले थे तो उसने ऑपरेशन के मेडिसिन रिकॉर्ड चेक किए, जिससे उसे तुम पे शक गया। शनाया बताती है कि मुझे दुनिया की बदनामी का डर नहीं था, अपने हस्बैंड की नजर में गिरने का डर था, मगर उसने मुझे बचाने के लिए बदनामी को स्वीकार किया। इकाई शनाया से कहता है तुम्हारी वजह से लोग इस डोनर सिस्टम से डरने लगे हैं, तुमने एक अच्छी सोच को खराब किया है। कोटेना इकाई से कहता है लोग तुम्हें बेदर्द समझते हैं, मगर इस केस से मुझे पता चला तुम कितने इमोशनल हो। यहाँ हिकारी नदी किनारे ट्रम्पेट बजा रहा होता है कि तभी रोशी उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि वो अच्छा ट्रम्पेट बजाता है। हिकारी उससे कहता है कि मेरा दिल मुझे थकने नहीं देता, वो मेरे बाकी अंगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी ने मुझे बताया था कि उस दिल का असली मालिक जिम्नास्ट बनना चाहता था, शायद इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग है। रोशी उससे पूछती है कि क्या वो उसके दिल की धड़कन सुन सकती है। हिकारी हाँ कहता है। अपने बेटे की दिल की धड़कन सुन के रोशी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
दूर खड़ी सोनामी वो देखती है। तभी इकाई उसके पास आता है और उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि सोनामी की वजह से उसकी लड़की मायरा को किडनी मिली है। वो सोनामी से कहता है कि मैं जितना अच्छा पुलिस ऑफिसर हूँ उतना ही अच्छा बाप बनने की कोशिश करूंगा। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।